पीएम मोदी वाराणसी में हैं, काशी की जनता का धन्यवाद कर रहे हैं, साथ ही साथ आज जय किसान का नारा भी दिया। किसानों को लेकर बड़ी सौगात भी रही है। काशी की जनता ने पीएम मोदी पर विश्वास जताया। लगातार पीएम मोदी तीसरी बार सांसद बने। तीसरे कार्यकाल में पीएम पद का शपथ ग्रहण करने के बाद पहली बार जब पीएम काशी आए तो काशी वासियों के साथ काशी भी मगन है। पीएम मोदी का काशी दौरा बेहद खास है। ये दौरा किसानों को समर्पित है। पीएम ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की, वहीं कृषि सखियों को प्रमाण पत्र भी बांटे। पीएम मोदी ने जनता का आभार जताया। इस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये रिपोर्ट। मोदी का जय किसान। जी हां, पीएम मोदी तीसरे कार्यकाल में जब पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र में आए तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। काशी में पीएम का 17 घंटे का प्रवास बेहद खास है। किसान सम्मेलन में पीएम मोदी का हिस्सा लेना और किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करना, मतलब ये कि पूरा दौरा किसानों को समर्पित है। किसानों को सौगात मिली है। 9.3 करोड़ किसानों के खातों में 20,000 करोड़ भेजे गए हैं। तीसरी बार लगातार काशी के लोगों ने पीएम पर विश्वास जताया है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार लगातार की शपथ लेने के उपरांत आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी आगमन हुआ है। किसान सम्मेलन में किसानों का सम्मान, कृषि सखियों को प्रमाण पत्र बांटकर पीएम मोदी ने अपने मन की बात की और बेहद आत्मीय भाव से लोगों का तीसरी बार जीत दिलाने के लिए आभार जताया। चुनाव जीतने के बाद आज हम पहली बार बनारस आयल है। काशी के जनता जनार्दन के हमार प्रणाम। जाहिर है पीएम मोदी का काशी से गहरा जुड़ाव है। पहली बार जब काशी आए तो कहा माँ गंगा ने बुलाया है। अब पीएम मोदी कहते हैं माँ गंगा ने गोद लिया है। वहीं काशी के लोगों ने भी उनको अपार स्नेह दिया है। और वहीं अब ये दौरा किसानों के नाम होने से मोदी का जय किसान, इस बात को नई ऊर्जा मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। देखिए, किसानों की बात है, अच्छी बात है। समझने की कोशिश करते हैं किसानों पर पहला फोकस क्यों है। इसमें किसान नेता भी मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल दोनों पार्टियों के बड़े प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। माधवी अग्रवाल मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर, भूपेश यादव मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माधवी जी, शुरुआत आपसे ही। कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश के नतीजों के बाद किसानों पर पहला फोकस ये दिखाता है कि पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है जहाँ इस बार बीजेपी कमजोर पड़ी, या फिर आप इसको कैसे आकलन करेंगे कि किसानों पर पहला फोकस? देखिए, भाजपा हमेशा एक्टिव मोड पे रहती है और उसमें क्या है कि विपक्षी अपने जो भी उसको संज्ञान दे, विपक्षी उसको कुछ भी नाम दे, लेकिन भाजपा हमेशा यही चाहती है कि वो किसी भी तरीके से अपनी एक्टिविटी जारी रखे, चाहे वो कार्यकर्ताओं तक पहुंचने की बात हो, चाहे अपनी योजनाओं को जन साधारण लोगों तक पहुंचाने की बात हो। तो इस पे पूर्ण रूप से भाजपा जो है वो एक मत होकर और पूरे समर्थन के साथ में, पूरी सार्थकता के साथ में समाज के लिए, देश के लिए समर्पित रहती है और हम सभी कार्यकर्ता इसमें लगे रहते हैं। विपक्षी से कोई भी नाम दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी बात ये कह दूं कि किसान निधि योजना, किसान सम्मान निधि योजना को लेकर जो विपक्षी कटाक्ष कर रहे हैं, तो इसके पीछे मैं बता देती हूँ कि पहले ही मैनिफेस्टो में ये कहा गया था, जो हमारा संकल्प पत्र था उसमें कहा गया था कि आगे भी सरकार बनने के बाद हमारा जो किसान सम्मान निधि जो है वो किसान भाइयों तक पहुंचाया जाएगा और लगातार इस पे रहेगा। इसके अलावा भी कई सारी योजनाएं किसानों के हित को देखते हुए मैनिफेस्टो में जो कही गई थी, निश्चित तौर पर जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने अपना शासन मतलब कार्यभार संभाला और उन्होंने पहली जो यात्रा की उसमें उन्होंने किसान भाइयों के लिए सौगात जो है वो दी। तो इसमें कुछ ऐसा राजनीतिकरण करने की आवश्यकता नहीं है कि ये राजनीति के तहत कहा गया। मैनिफेस्टो देख सकते हैं, हमारा संकल्प पत्र जो है वो आज भी होगा मौजूद और वो आराम से देख सकते हैं। ठीक है, जो वादा आपने शुरुआत में किया था उसको पूरा कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। मैं शुरुआती कमेंट ले लेता हूं कांग्रेस का, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भूपेश जी, अच्छी बात है। तो 9 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, किसानों पर सबसे पहला निर्णय लिया जाता है, तो देश के किसान के लिए तो अच्छी बात है। आप लोगों को भी स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल स्वागत है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, जो
700 किसान मारे गए थे, उनके परिवार के साथ क्या हो रहा है उसकी कभी सुध ली प्रधानमंत्री जी ने? मैं जानना चाहता हूं जो सबसे इम्पोर्टेंट जो किसानों की मांग है एमएसपी की, उसका क्या कर रहे हैं किसान मोदी जी? ये 3 काले कानून लेके आते हैं किसानों को, और किसान धूप में, गर्मी में, सर्दी में बॉर्डर पे बैठे रहते हैं। ऐसे अब उनके साथ बिहेव किया जाता है, उन्हें खालिस्तानी बताया जाता है, उन्हें उग्रवादी बताया जाता है, वहां दीवारें चिन दी जाती है, उन्हें मजबूर कर दिया जाता है, उनके हालात बद से बदतर बना दिए जाते हैं। उस पे क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी? जो प्रधानमंत्री जी 24 घंटे में से 24 घंटे काम करने का दावा करते हैं, उन्होंने पिछले 10 साल में किसानों के लिए क्या किया? क्या किसानों की आय दुगनी हो गई? आप मुझे बताएंगे किसानों की आय दुगनी हो गई? जो 700 किसान मरे उनके परिवार को कभी मुआवजे दिया या नहीं दिया? क्या स्थिति है उनकी, ये जानने की प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की या नहीं की? ये फोटो ऑप्स है, ये अच्छी बात है, अच्छा है प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, लेकिन जो असली मुद्दे हैं, किसानों की जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पे प्रधानमंत्री जी को गौर करना चाहिए और किसानों को हालात को सुधारने के लिए कदम बढ़ाने चाहिए। माधवी जी, एक होता है कॉस्मेटिक तरीका कि आप दिखाएं, आप बताएं कि देखिए बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, किसानों की चिंता कर रहे हैं, जो भूपेश जी की तरफ से बात आई है उसका लब्बो लुबाब जो समझ में आता है। दूसरी बात यह है कि कई मुद्दे हैं उठते रहे, और देखिए किसानों के बारे में अगर इमीडिएट बात की गई है, सरकार बनते ही पहला बड़ा डिसीजन किसानों को इसका मतलब किसानों को लेकर कंसर्न तो है, यानी किसानों का कोई मुद्दा ऐसा रहा जिसको नजरअंदाज कर गए, जो भारी पड़ गया, जिसकी चिंता अभी दिखाई पड़ती है, लिहाजा ये कदम सबसे पहले उठाया गया। कृषि मंत्री भी जिस तरह बोलते दिखाई दिए शिवराज सिंह चौहान, जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले 7वीं किस्त की फाइल पर साइन किया, फिर आज बनारस में ये एक पंथ दो काज वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि किसानों में जो नाराजगी थी उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक तरीका या जिन सवालों को उठाया जा रहा है, जो मुद्दे उठाए, उनसे इतर एक बड़ी लाइन खींचने की कोशिश की जा रही है। प्रवीण जी, मेरा मानना है कि जो भी देश हित में है और जिनसे जो जनसाधारण लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे वो किसान के लिए हो, चाहे वो जनमानस के लिए हो, अगर कोई पहल की जाती है और उसको संशोधित करके उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, तो मेरा मानना है कि ये स्वागत योग्य बात है। इसमें कटाक्ष करने की और राजनीतिक के चश्मे से देखने की इसमें आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी चलिए, विपक्षी पार्टी है, उनका हक है कि वो अपनी बात को रखें और अपने प्रश्नों को करें। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, क्या जब कांग्रेस की सरकार 55 वर्षों तक देश में शासन करती रही तो किसानों ने आत्महत्याएं नहीं की? और क्या किसानों के जीवन को किस तरीके से यहाँ पर बांध के रखा गया था, क्या हालात थे, ये किसान का देश का किसान अच्छी तरीके से जानता है। पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर पंजाब और हरियाणा के किसानों ने इस पे जो है एमएसपी पर जो भी उन्होंने अपना विषय रखा, तो क्या उनकी सुनवाई नहीं की गई? क्या हमारी सरकार ने उनको कहीं से भी नजरअंदाज किया? लगातार जो है हमारे मंत्रीगण उनके साथ में वार्तालाप करने के लिए प्रयासरत रहे। उन्होंने प्रयास किया कि उनकी बातों को सुना जाए, और फिर जो भी इसका निर्णय हुआ वो पूरे देश ने देखा। मेरा मानना ये है कि ठीक है, सभी लोगों को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, हो सकता है कि उनमें उनकी जो विरक्ति रही हो, उनमें जो उनके कारण रहे हो, जो उनको मतभेद जो एक तरीके से रहा हो सरकार और किसान का, अगर उसको कहीं ना कहीं बाकी योजनाओं के साथ में और उस पर आकर आज जब पहली पहल की जा रही है, तो इसमें मुझे लगता है कि एक स्वागत योग्य लोगों की इनकी नजर में होना चाहिए। हर मुद्दे पर राजनीतिकरण करना, हर मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से देखना, ये भी उचित नहीं है। हमारे संकल्प पत्र में जो भी कहा गया था उसके तहत ये कार्य किया जा रहा था। तब हमें पता नहीं था कि हमारी सीटें कितनी आएगी, लेकिन ये सारी योजनाएं जो किसानों से जुड़ी हुई थी, चाहे वो किसान सम्मान निधि योजना हो, चाहे पीएम फसल योजना हो, वो सारी योजनाएं जो संकल्प पत्र में थी, उनको आगे आगे किसानों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास केंद्र सरकार करेगी। और इसमें कहीं से भी कोताही नहीं रखी जाएगी कि हम उसमें किसानों के बारे में नहीं सोच रहे या किसानों के हित के बारे में नहीं सोच रहे हैं। निश्चित रूप से जो विपक्षियों का जो कार्य है वो हर विषय पर संदिग्ध नजरों से देखेगा और देखता आया भी है। अगर गंगा का विषय हो, चाहे वो किसानों का विषय हो, चाहे वो युवाओं का विषय हो, आज 20 करोड़ रुपए जो पहुंचा दिए गए, 20,000 करोड़, तो वो आप देखिए कि आज डिजिटलाइजेशन जिस तरीके से देश में हुआ है, क्या ये संभव था? ये तो वही कांग्रेस की सरकार जो कहती है कि हम 1 रुपया बेचते तो 15 पैसा लोगों तक पहुंचता है। तो आज कहीं ना कहीं ये जो एक पारदर्शिता जो है, हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार होने के बाद ही ना आई है। नहीं तो आज ये लोग पैसे बेचते तो 15 पैसा किसानों तक नहीं, ये आपका वैलिड पॉइंट है। देखिए क्या होता है कि जब भी आप किसानों को लेकर कोई बड़ा निर्णय लेते हैं
तो कोई भी उसका विरोध नहीं कर सकता है। लेकिन किसानों के जिन हितों की बात भूपेश जी कर रहे हैं उसको थोड़ा और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि आप जो कर रहे हैं किसान के लिए कोई भी एक कदम उठाएं, छोटा बड़ा जो भी कदम उठाते हैं वो कदम अच्छा होगा, लेकिन किसानों की मूलभूत बातें क्या हैं उनको भी समझना बहुत जरूरी है। शिवराज जी, अभी बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने पक्ष रखे हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आज जो किसान सम्मान निधि दी गई है एक बड़ा कदम है, इसका कितना इंपैक्ट पड़ता आपको दिखाई देता है, और किसान हितों को लेकर आप आने वाले दिनों में क्या अपेक्षाएं रखते हैं? धन्यवाद आपके लिए। भारतीय किसान लोक शक्ति ने मांग की थी जैसे खेतों की खतौनी होती है, घरों की घरौनी बनाई जाए। घरौनी बन गई, जैसे नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, यमुना विकास प्राधिकरण उनके गांवों को महानगर में ले लिया। तो वो आज भी गांव हैं, उनमें घरौनी नहीं बन रही। तो हमने कहा अगर आप घरौनी नहीं बना सकते हो तो मकानों की मकानी आप बना दें स्वामित्व योजना के तहत, क्योंकि इन प्राधिकरणों के गांवों में भी घरों की घरौनी नहीं बनने से बहुत काफी समस्या है। दूसरी समस्या है आवारा पशुओं की। हमने सरकार से अनुरोध किया है कि जैसे बीएसएफ है उसकी तर्ज पे एएसएफ का गठन किया जाए, एग्रीकल्चर सिक्योरिटी फोर्स, कृषि सुरक्षा दल। युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और आवारा पशुओं से खेती की सुरक्षा भी होगी, जो क्योंकि आधी से ज्यादा फसल को आवारा पशु चट कर जाते हैं। क्योंकि किसान आज 50 साल पीछे है। हम सरकार से ये कहते हैं जैसे शीतकालीन सत्र होता है, वर्षाकालीन सत्र होता है, तो एक किसान सत्र भी 5 दिन का लोकसभा राज्यसभा में चलाया जाए ताकि किसान पर चर्चा हो सके। आज किसान हमारा काफी पीछे है। युवा जो गांव देहात में आदमी रह रहा है उनको ना तो उचित शिक्षा मिल रही है, ना और उचित जो उनको स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। ये जो इन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाया है बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में बढ़िया इलाज नहीं है, लेकिन आयुष्मान कार्ड में सभी बीमारियों को किया जाए और लगभग सभी अस्पतालों को इसमें ऐड किया जाए, क्योंकि कितने अस्पतालों में ये आयुष्मान कार्ड नहीं चलता है और ना सारी बीमारी इसमें ऐड की गई है। अच्छी योजना है, लेकिन इसमें आयुष्मान कार्ड में सभी बीमारियों को समाहित किया जाए। तो किसान, अगर किसान सत्र लोकसभा और राज्यसभा में चल जाएगा तो किसानों पे चर्चा हो जाएगी। आज देश का किसान कर्ज तले दबा हुआ है, महंगाई बहुत आगे चली गई है, खेती की लागत बहुत ज्यादा हो गई है और किसान को अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। ना समय पे खाद बीज मिल पाता है, ना अच्छा बीज मिल पा रहा है, ना पानी की व्यवस्था हो पा रही है। गांव में जो घरेलू बिजली है उसके भी बिल बहुत महंगे हैं, जो गांव का आदमी उसका बहुत बढ़िया। देखिए मास्टर शिवराज सिंह, मेरे लिए भी क्या होता है कि जब मैं इस तरह के कोई शो करता हूं तो मैं एक दर्शक के नाते और एक श्रोता के नाते ही सुनता हूं, क्योंकि आपने बड़ी खूबसूरती से उन माइन्यूट, उन जमीनी मुद्दों को रखा जो कितना ही आप इंटरनेट पर रिसर्च करके बैठ जाए तो समझ में नहीं आएगा या राजनीतिक बहसबाजी में समझ में नहीं आएगा। माधवी जी, इन मुद्दों की मैं बात कर रहा था। देखिए आप एक एक करके डिटेल, चाहे वो घरौनी की बात हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड की बात हो, कितनी छोटे छोटे माइन्यूट पॉइंट्स होते हैं। यानी किसानों की समस्या जो है वो बहुत वृहद है। अगर उनको सचमुच में एक अच्छा जीवन देना है, उनका सचमुच विकास करना है तो बहुत सारे पहलुओं पर काम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल प्रवीण जी, निश्चित तौर पे बहुत लंबा समय मैं आ रहा हूं शिवराज जी, आऊंगा आपके पास। माधवी जी अपनी बात कर लें, फिर आपकी बात सुनते हैं। जी प्रवीण जी, हाँ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। दरअसल बात ऐसी है कि बहुत लंबा समय है जो किसानों ने जद्दोजहद में जिया है। हमारे देश के किसानों को वो सुविधाएं, वो सारी योजनाओं का लाभ लगातार सालों से आजादी के बाद मिला नहीं। और मैं मानती हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार केंद्र में आई तो मोदी जी से पूरे देश भर के लोगों की बहुत ज्यादा आशाएं हैं, और वो लगातार इन सारी जो विगत वर्षों से जो चला आ रहा है, जो एक गैप रहा, जो विगत सरकारों ने जिस तरीके से कार्य किया, उसमें कह सकते हैं कि आज जो परिदृश्य है वो कहा जा सकता है कि एक हमारे देश ने बहुत लंबा समय जो है वो विरक्ति का देखा है किसानों के। देखिए माधवी जी, अब वो दौर बीत गया। पहली सरकार के बाद ये बातें कही जा सकती थी, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का असर पिछले चुनाव में या हाल के चुनाव में देखने को मिला है। इसलिए अब बार बार पुरानी सरकारों की बात, क्योंकि अब ये तीसरा टेन्योर चल रहा है। बिल्कुल मैं पूरी बात अपनी वही कह रही हूँ कि बिल्कुल आशाएं हैं, और मोदी सरकार जो रही इतने सालों तक तो लोगों को बिल्कुल उम्मीद है। और यही कारण है कि लगातार कुछ ना कुछ उसमें जो है चेंजेस लाने से लेकर, चाहे हमारे जो संकल्प पत्र में नए जो जितने भी योजनाओं की घोषणाएं की थी, और आज जब पहली बार जब प्रधानमंत्री जी ने अपने क्षेत्र का दौरा किया तो उसमें सबसे पहले किसानों के लिए जो है, जो उनके हितकारी जो पहले घोषणाएं की थी
उसको आगे बढ़ाने का जो पहला प्रयास, पहला कदम उठाया उन्होंने, तो ये दिखता है कि हाँ, जो ये आपकी बात भूपेश जी, ये बात सही है कि किसानों पर आपका पॉइंट भी रखें, लेकिन एक बात सही है कि ये बात तो स्पष्ट कर दी कि आपका मन क्या है, आप किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं, और ये तो पहली बात है, पहला ही डिसीजन हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और बड़े डिसीजन हो। हम तो चाहते हैं और बड़े डिसीजन हो, किसानों के हालात अच्छे हों, ये तो होना चाहिए, कोई भी सरकार हो के काम करे। मैं मेरी बहन से पूछना चाहता हूं, 2014 के मैनिफेस्टो में था किसानों की आय दुगनी, क्या किसानों की आय दुगनी हो गई? 2014 के मैनिफेस्टो में था एमएसपी की गारंटी, क्या एमएसपी की गारंटी मिल गई? तो ये बड़ी बड़ी बातें हैं, बातें करने से काम नहीं चलता, काम करने से काम चलेगा। अभी बताया गया है, मेरे किसान भाई यहाँ बैठे हैं, वो अपनी समस्या बयान कर रहे हैं, तो ये फोटो ऑप से ये पत्र वितरण से अगर समस्याएं सोल्व हो जाती तो 2014 में ही होगी होती, 2024 तक आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। क्या 10 साल का समय कम होता है किसी भी समस्या को एड्रेस करने के लिए? मैं जानना चाहता हूं ये। जी चलिए, आपका ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, और दूसरा शिवराज जी भी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। शिवराज जी फटाफट, आप किसान सम्मान निधि से कितना फायदा, आय दोगुनी करने के लिए क्या करना चाहिए, दो चीजें बताएं। देखो, मैं कोई राजनीतिक बयान तो दूंगा नहीं। किसान पथ जीवा है, पत्ता देख करके जीता है। चाहे भले उसकी फसल जितनी लहलाती है, किसान का खून हरा भरा होता है, खून बढ़ता है, चाहे भले ही प्राकृतिक आपदा में सारी फसल नष्ट हो जाए, सूखा से, ओरा से, ओलावृष्टि से, बाढ़ से। हम तो आस पे जीते हैं, हमें आज भी आस है कि जो भी सरकार आएगी वो हमारा भला करेगी। हम तो ये कह रहे हैं, किसान आज भी 50 साल पीछे है। एक तो ये कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान किसान की, हर आदमी की मूलभूत समस्या है। मैं कहता हूं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार अगर ये हो जाता है तो रोटी, कपड़ा और मकान स्वतः ही हो जाता है। जैसे इन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाया, उसका सीमा का दायरा बढ़ाएं, और आयुष्मान कार्ड की तर्ज पर ही शिक्षा का कार्ड भी बनाएं, ताकि प्राइवेट स्कूलों में जिनमें शिक्षा बहुत महंगी हो रही है, किसानों के बच्चे और गरीब परिवार के बच्चे जिनकी लगभग वार्षिक आय 3 लाख से कम है, वो शिक्षा का, स्वास्थ्य का लाभ ले सके। रोजगार में भी वो कार्ड चले, वरीयता पे रखा जाए। आरक्षण जो जाति के हिसाब से है, जनरल कास्ट में भी बहुत गरीब पड़े हैं जिनके घर सुबह को रोटी बनती है, शाम को आटा नहीं है। तो 3 लाख की आय से कम वाले को रोजगार कार्ड, शिक्षा कार्ड और आयुष्मान कार्ड में जो समय वो है, सभी अस्पतालों को रखा जाए और सभी आप अपनी ये मांगे सरकार तक पहुंचाते रहते होंगे निश्चित तौर पर, लिखित में या अन्य तरीकों से? अभी हमारा बहुत बड़ा अधिवेशन हरिद्वार में हुआ था, लगभग बहुत काफी भीड़ थी, देश सभी स्टेटों से किसान आए थे, पूरे उत्तर प्रदेश के थे। हमने घोषित किया है, और जो मैंने बोला इससे भी ज्यादा लगभग 30 सूत्रीय ज्ञापन था, जिसमें किसानों को बारीकी से मैंने बताया। आपने संक्षिप्त समय में आप सचमुच बधाई के पात्र हैं। संक्षिप्त में आपको भी पता है कि टेलीविजन डिबेट में एक बड़ा सीमित समय रहता है, तो आपने अपनी बात को रखा। तो मैं माधवी जी के पास जाऊं उससे पहले आकाश चौरसिया भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, प्रगतिशील किसान हैं। आकाश जी आज सम्मानित भी हुए हैं। आकाश जी, आप कैसे देखते हैं किसान सम्मान निधि, बीजेपी के जो प्रयास हो रहे हैं? आप अपनी टिप्पणी करें, क्योंकि आप कार्यक्रम में अंत में जुड़ पाए, आप व्यस्त थे, तो फिर मैं बाकी मेहमानों के कमेंट लूंगा। जी देखिए, सम्मान निधि जो है ना, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसानों के लिए लाभप्रद है, क्योंकि इससे वो एक वर्ग है जो खेती में जो आय लागत है उसको वहन करने में कहीं ना कहीं सक्षम नहीं है, जो बहुत छोटे मार्जिनल फार्मर हैं। क्योंकि भारत में जो है ना, देखा जाए तो बहुत सारे, अधिकतम जो है ना 95% जो है ना मार्जिनल फार्मर ही हैं, जिनके पास 1 से 5 एकड़ के आसपास की जमीन है, और उनके लिए वो बहुत सारी ऐसी योजनाएं भी हैं जो 1 एकड़ से कम के दायरे में आते हैं, जो किसान, उनको वो योजना का लाभ भी नहीं मिल पाता है। तो उनके लिए जरूरी है कि वो आर्थिक तौर पे सशक्त हों, या फिर जो खेती में लागत आ रही है उस लागत में उनको आर्थिक मदद मिले, या जो भी हो, इसका तो दायरा बढ़ना चाहिए। आप क्या और अपेक्षा करते हैं भविष्य के लिए, वो भी थोड़ा फटाफट बताएं मुझे। जी, मेरा जो सुझाव है इसको लेकर वो ये है कि, या अपेक्षा है कि जैसे सम्मान निधि जो दी जा रही है वो एक दायरा उसका सीमित कर दिया जाए। जैसे कि प्राकृतिक खेती करने वाले जो किसान भाई हैं, अगर उनको प्रोत्साहन मिले तो दोनों दिशा में वो सम्मान निधि का सही उपयोग होगा। जो छोटे किसान हैं वो अपनी मिट्टी को, पानी को, पर्यावरण को भी सुरक्षा देंगे, और जो उससे अनाज पैदा होगा वो समाज को भी जो है ना, प्राकृतिक खेती को इससे बढ़ावा भी मिलेगा। आप ठीक कह रहे हैं, आपका ये एक सुझाव है कि प्राकृतिक खेती को इससे बढ़ावा मिलेगा। माधवी जी, लेकिन देखिए पॉलिटिकल, अब तो मैंने किसानों की बात भी रखी, दर्शक सुनते हैं और किसानों की बात बड़े अच्छे से आई है,
लेकिन ये 2 गुना हो जाएगी आय और एमएसपी, ये 2 इतनी बड़ी बातें हैं जिनको बार बार उठाया जाता रहे, और हरियाणा के चुनाव या जिस भी चुनाव में आप चिंता कर लें, ये मुद्दे आकर सामने खड़े होंगे। बिल्कुल प्रवीण जी, और इस पे ध्यान दे रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी है केंद्र में। आप भी इन सारे विषयों पे बहुत अच्छी तरीके से संज्ञान लेते हुए आगे की सारी रणनीति बनेगी। और मेरा मानना है कि चाहे वो क्लस्टर बढ़ाकर भंडारण बढ़ाने की स्थिति हो, चाहे वो उपजाऊ जमीन को और उपजाऊ बनाने के लिए नैनो जो यूरिया का इस्तेमाल करना हो, चाहे वो क्लस्टर बढ़ा के और अच्छी तरीके से जो खाद्यान्न है उनको रखने की रखरखाव की जो एक पद्धति हो उसको और अच्छी तरीके से सशक्त और प्रगतिशील की तरफ लेके जाने की बात हो, इन सभी विषयों पर बहुत बारीकी से संज्ञान लेते हुए मोदी सरकार और केंद्र की सरकार जो है लगातार इस पे कार्य कर रही है। और आगामी समय में मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि किसान भाइयों के प्रति जो उनकी शिकायतें हैं और जो केंद्र सरकार से लगातार एक जो सामंजस्य बैठाने का जो प्रयास रहा है उस पे अच्छे निर्णायक फैसले होंगे और आने वाले समय में हमारे किसान भाइयों की जो स्थिति है वो निश्चित रूप से भूपेश जी बहुत संक्षेप में अंतिम दौर में चर्चा के हैं, लेकिन एक मेरी शिकायत भी है थोड़ी सी कि आप लोगों ने बड़ा अच्छा चुनाव लड़ा, सफलता भी मिली, लेकिन आज आप किसान की चिंता करते बात करते, और हम देख रहे थे कि चुनाव में आप लोगों की तरफ से भी आरक्षण, संविधान, यही सारी चीजें थी, इधर से भी था, दोनों तरफ। लेकिन मैं आपका पक्ष, किसानों की बात बढ़ चढ़ कर क्यों नहीं होती? ये राजनीति में अपील नहीं करता क्या? नहीं, आप हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा है आपने? नहीं, मैं बयानों की बात, देखिए मैनिफेस्टो तो उन्होंने भी बता दिया, माधवी जी ने भी, उन्होंने भी कह दिया कि हमने प्राथमिकता के आधार पर किया, लेकिन ये क्या थी चीजें? किसानों, हम तो लगातार किसानों के साथ खड़े हैं। हम सिंधु बॉर्डर से लेके आज तक किसानों के साथ खड़े हैं। हम उन 700 परिवार के साथ खड़े हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। हम किसानों के साथ आज भी हैं, पहले भी थे। जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारे दिया था जय जवान जय किसान, हम उस समय भी किसानों के साथ थे। हम आज भी किसानों के साथ हैं। हम दूध क्रांति हुई, सफेद क्रांति, तब भी किसानों के साथ थे। हमने जो काम किसानों के साथ किया है समय रहते हुए किया है, और आगे भी हम वादा करते हैं अपने किसान भाइयों से, जब भी हमें समय मिलेगा, जब भी हमें मौका मिलेगा, हम किसानों के साथ खड़े हैं और किसानों के लिए कार्य करेंगे। हमारे कार्य करने में और भाजपा के कार्य करने में एक बेसिक अंतर है। वो बेसिक अंतर ये है, ये ढोल ज्यादा पीटते हैं, काम कम करते हैं। ये राई का समय सीमित है, हालांकि चर्चा बड़े सुंदर तरीके से एक अंत पर आई, और इसका बहुत सीधा लब्बो-लुबाब ये निकलता है कि किसानों के बारे में पहला बड़ा फैसला होना, किसानों के विषय में अब मंथन होना, चिंतन होना, किसान अपने सुझाव रख रहे हैं, और जो बातें रखी गई मास्टर शिवराज सिंह की तरफ से रखी गई हैं और चौरसिया जी की तरफ से रखी गई हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें पहुंचेंगी सत्ता पक्ष तक और इनको एड्रेस भी किया जाएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद लगातार मेरे साथ बने रहने के लिए।